हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन एक्टिविटी का हमारे इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है? या हमारा जो एक्टिविटीज चल रही हैं इस समय, वर्तमान समय में जो मानव की एक्टिविटीज हैं, वो इन्वायरमेंट को कैसे इफेक्ट कर रही हैं। क्लियर है? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन इन्वायरमेंट। मानव के जो क्रियाकलाप हैं ये पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित कर रहे हैं, इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये जो मेरी क्लास है ये बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास है, जिसमें हम लोग इस चैप्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। और मेरा इनिशिएटिव है कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इनको क्लियर कर लिया जाए, और जब एडवांस लेवल की चीजें हैं उनको बाद में ऐड ऑन किया जाएगा थ्रू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। जब सॉल्यूशन करेंगे हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो इस मैंने देखा है कि यूपीएससी के जो स्टूडेंट है या स्टेट पीसीएस की जो प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट है, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं इनको डिफिकल्टी होती है या कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट इनको पूरी तरह से क्लियर नहीं होता है, तो क्वेश्चन को टैकल करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड क्लास ऑर्गेनाइज किया जाए, जिसमें सब्जेक्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए। क्लियर है? तो जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है, बेसिक कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं है, वो इस क्लास को बहुत अच्छे तरीके से सुने, सुन के समझें, समझ के फिर अपना नोट्स बनाएँ, नोट्स अपने लैंग्वेज में बनाएँ और अपने तरीके से बनाएँ, ठीक है? रेडीमेड नोट्स जो होता है वो आपके सिर्फ हेल्प कर सकता है, आपके लिए बाकी वो साथ नहीं रह सकता। मतलब एग्ज़ामिनेशन के टाइम उसको आप कैरी नहीं कर सकते, या कर भी सकते हैं तो वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल नहीं रहेगा, जब तक कि आप अपना नोट्स खुद ना बनाएँ। तो मेरा सजेशन है आपसे कि आप खुद अपना नोट्स बनाइएगा। ये जो मेरी क्लास है ये बाइलिंगुअल है, इसमें मटेरियल तो इंग्लिश में होंगे, बट मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में पूरी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा, और आप इसको सुनिए और समझिए। चलिए, तो आज हम देखते हैं टॉपिक क्या हमारा, इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी ऑन इन्वायरमेंट। मतलब आज के समय में मानव ने अपनी क्रियाकलाप से या गतिविधियों से पर्यावरण को प्रभावित किया है, और बहुत ज्यादा किया है, क्योंकि आज के समय में मानव तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा दक्ष है। और इतना दक्ष है कि वो छोटे स्तर से लेके वैश्विक स्तर पर पर्यावरण को प्रभावित करने की क्षमता रखता है और कर रहा है। तो इसी को हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या है, मानव की कौन-कौन सी गतिविधियां हैं जो इन्वायरमेंट को या हमारे इन्वायरमेंट इकोलॉजी को या इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। तो सबसे पहले एक डेफिनिशन देखते हैं कि डेफिनिशन में क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, इफ वी लुक एट द प्रेजेंट टाइम, हियर there have been many adverse effects on the environment due to human activities at local, national and global levels। आज के समय में अगर देखा जाए तो मानव की जो गतिविधियां हैं, क्रियाकलाप हैं, वो हमारे पर्यावरण को क्षेत्रीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर और यहां तक कि वैश्विक स्तर पर प्रभावित कर रही हैं। There are some such effects that if they are not corrected as soon as possible, then the existence of all living beings, including humans, will be in danger। हमारी गतिविधियों को अगर हमने सही नहीं किया या इन गतिविधियों में सुधार नहीं किया या इन गतिविधियों को छोड़ा नहीं, तो हमारा एनवायरनमेंट इस तरह से दुष्प्रभावित हो जाएगा कि मनुष्य सहित बाकी सभी जीव जंतुओं का अस्तित्व ही क्या हो जाएगा, संकट में आ जाएगा, या उसके अस्तित्व पर खतरा आ जाएगा। देखिए, इतनी कठोर बातें जो है ना कि ये हमारा एग्जिस्टेंस ही डेंजर में आ जाएगा। दरअसल क्या है ना कि इस अर्थ पे अगर लाइफ है, जानते हैं हम लोग, इस अर्थ पे जो लाइफ है ये 3.8 बिलियन ईयर एगो से इस अर्थ पे लाइफ है। मतलब 3.8 अरब साल से इस पृथ्वी पर जीवन है, और वो कॉन्टिन्यूअस क्या कर रहा है, चल रहा है। बट हमने इसमें भी देखा है कि 5 बार ऐसा इस अर्थ पे सिचुएशन आई है जिसमें मास एक्सटिंक्शन हुआ है, मतलब बड़े पैमाने पे प्रजातियों का विलोपन हुआ है। और हमने एक बहुत अच्छे, सब लोग जानते होंगे, जो डायनासोरस थे, क्रिटेशियस युग में क्या थे, डायनासोरस थे। तो उस समय जब उल्का पिंड आके गिरा था मैक्सिको के युकाटन चैनल के पास, तो उस समय कहा गया था कि ये उल्का पिंड की वजह से पृथ्वी के लगभग 75% से अधिक प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थी या हो गई। तो ये तो एक छोटी सी घटना है, इस तरह की 4 घटनाएं और हुई हैं। लेकिन कभी भी पृथ्वी पर जीवन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, और उसका कारण है कि पृथ्वी का जो एनवायरनमेंट है या पृथ्वी का जो भी हमारा इकोसिस्टम है या पृथ्वी की जो भी परिस्थितियां हैं, ये जीवन के लिए अनुकूल हैं, और कोई एक परिस्थिति इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। इन इन कामों में कई ऐसी परिस्थितियां हैं जो कलेक्टिवली इफर्ट डाली हुई हैं, जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन है। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि आज के समय में कहीं ना कहीं जो ये कलेक्टिव इफर्ट्स है,
जो हमारी अर्थ को एक लाइव प्लेनेट के रूप में बनाए हुए है या जीवित ग्रह के रूप में बनाए हुए है, तो हम अपने क्रियाकलापों से कहीं न कहीं इसमें डिस्ट्रप्शन कर रहे हैं या इनको संकट में डाल रहे हैं या कहा जाए कि इनमें असंतुलन ला रहे हैं। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि हम अपने क्रियाकलापों में अगर सुधार नहीं करेंगे, तो नियर फ्यूचर में ही ऐसी कंडीशन आ जाएगी जिससे हमारा अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो मेरा बस ये कहना है, जो इतना हम लोग कठोर वर्ड यूज़ करते हैं कि हम मानव सहित बाकी जीव जंतुओं का जीवन ही संकट में आ जाएगा। यहाँ संकट का मतलब ये नहीं कि समाप्त ही हो जाएँगे तुरंत, लेकिन ये है कि इनको अब स्ट्रगल करना शुरू करना पड़ेगा। इस फेवरेबल प्लैनेट पे ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शुरू हो जाएगा, बाकी लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं, ठीक है? तो इसमें देखते हैं कि वो कौन-कौन सी एक्टिविटीज़ हैं या कौन-कौन से ऐसा हमने कार्य किया है और कौन-कौन सी परिस्थितियाँ खड़ी हुई हैं जिससे हमारे यहाँ पर्यावरण प्रभावित किया है या कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन करके हम प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन। देखिए आज के समय में कहा जाए कि पूरे ग्लोब पर कौन-सा ऐसा संकट है, जो पूरे ग्लोब को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, तो उसमें ऑब्वियसली 2 ही संकट माने जाएँगे। एक माना जाएगा ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन और दूसरा माना जाएगा जलवायु परिवर्तन। इसका मतलब है कि कहीं न कहीं हम वैश्विक ऊष्मन कर रहे हैं और उसी के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है और इसका रिजल्ट है कि जो प्रजातियाँ हैं, स्पीशीज़ हैं, उनका मास एक्सटिंक्शन हो रहा है, मतलब बृहद पैमाने पर वो विलुप्त होती जा रही हैं। तो आता है ग्लोबल वार्मिंग है क्या? वैश्विक ऊष्मन है क्या? तो हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है, बहुत इसके बारे में सुना हुआ है। तो देखिए है क्या कि जो हमारा अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, जो लोएस्ट सरफेस ऑफ द एटमॉस्फेयर है, जो हमारे पर्यावरण का या जो हमारे वायुमंडल का निचला भाग है, यही सबसे ज़्यादा क्या है फेवरेबल है। इसकी डेप्थ कितनी है? तो है तो डेप्थ वैसे हमारे वायुमंडल की 10,000 किलोमीटर, बट हम रहते ही इसमें है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। उसकी जो ऑन एन एवरेज थिकनेस है ना, वो 12 से 14 किलोमीटर के आसपास है। हालाँकि इक्वेटर पे 18 किलोमीटर है और पोल पे 8 किलोमीटर के आसपास इसकी थिकनेस है या ऊँचाई है, क्लियर है? लेकिन क्या है कि इसकी जो टेम्परेचर है, ऑन एन एवरेज टेम्परेचर है, वो एक्चुअल में तो 15 डिग्री सेल्सियस है, बट हम अपनी क्रियाकलापों से इस टेम्परेचर को कंटीन्यूअस बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं? कि हमने क्या किया है कि बहुत बड़े पैमाने पे जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग करना शुरू कर दिया है। जीवाश्म ईंधन क्या है? जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैसेस हैं, इनको हमने बहुत बड़े पैमाने पे जलाना शुरू किया है, दहन करना शुरू किया है। तो इससे क्या हुआ है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, इनका उत्सर्जन बहुत तेजी के साथ हुआ है, ठीक है? तो ये जो गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है और या आपका मीथेन है, ये पृथ्वी जब पार्थिव विकिरण करती है रात के समय या सनसेट के बाद, उसको ये क्या करते हैं रिफ्लेक्ट करके फिर अर्थ की तरफ भेज देते हैं। इनको स्पेस में ऊपर जाने नहीं देते हैं। तो इससे क्या होता है हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कंटीन्यूअस बढ़ रहा है और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक ऊष्मन, जिसमें हमारे निचले वायुमंडल की वायु का तापमान या निचले वायुमंडल में की जो परत है उसका तापमान बढ़ रहा है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसके जितने भी साइड इफेक्ट्स हैं, जितने भी इसके दुष्प्रभाव हैं, उनका अभी तक पूर्ण रूप से आकलन नहीं किया जा सका है कि भाई इसके क्या-क्या साइड इफेक्ट्स हैं। एक एस्टिमेशन है कि ये हो सकता है, ये प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इससे क्या होगा कि इससे जो हमारे जो आइस बर्ग्स हैं या जिनको हम बोलते हैं कि हिमाच्छादित सतह आइस आइस कवर्ड एरिया हैं, वो मेल्ट करेंगे, तो इससे समुद्र तल में वृद्धि आ जाएगी, ठीक है? सी लेवल राइज़ करेगी और इससे बड़े पैमाने पे डिज़ीज़ स्प्रेड होंगी या जितने बड़े पैमाने पे क्या होंगे, इससे जो प्रजातियाँ हैं वो दुष्प्रभावित होंगी। ये तो एक सिम्प्लिफिकेशन है। एक साधारण रूप से इसकी व्याख्या की जाती है कि हाँ, ये होगा। बट इसका इफ़ेक्ट तो वास्तव में उस समय दिखेगा जब ये चीज़ें होंगी, तो बहुत कॉम्प्लेक्स इसका रिज़ल्ट आएगा या इसका इफ़ेक्ट्स होगा जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं। बस एस्टिमेट कर रहे हैं कि ये हो सकता है, ये पॉसिबल होने की चांसेज़ हैं। बट ये क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग अपने आप में एक समस्या तो है, साथ में ये कई समस्याओं को उत्पन्न करता है। उसमें से दूसरी समस्या है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज इज़ ए बाय प्रोडक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। कहा जाता है कि वैश्विक ऊष्मन के कारण ही जलवायु परिवर्तन जैसी घटना घट रही है। और जलवायु परिवर्तन भी क्या है? अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज। जलवायु परिवर्तन में क्या है कि किसी क्षेत्र की जो जलवायु थी, जिसमें क्या होता है टेम्परेचर है, प्रेसिपिटेशन है मतलब तापमान वहाँ की वर्षा, वहाँ की आर्द्रता, वहाँ का एयर प्रेशर, इन सब में अब क्या हो रहा है चेंज आ रहा है। चेंज कैसे आ रहा है?
कि कहीं पर जितनी वर्षा होती थी, जितना प्रेसिपिटेशन होता था, अब उससे ज़्यादा हो रहा है और कहीं पर वर्षा ज़्यादा होती थी, तो वहाँ पे कम हो रही है। कहीं पर वर्षा पहले शुरू होती थी, तब बाद में शुरू हो रही है। कहीं पे वर्षा बाद में शुरू होती थी, तो पहले शुरू हो रही है। क्लियर है? जैसे हमारे यहाँ दक्षिण-पश्चिम मानसून है, ग्रीष्मकालीन मानसून। अब देखा जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में इसका पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले इससे वर्षा सबसे ज़्यादा जुलाई महीने में होती थी, बट अब देखा जा रहा है कि कई साल से जुलाई महीने में वर्षा नहीं हो रही है, अगस्त महीने में जाके हो रही है, सितंबर में जाके हो रही है, ठीक है? और मानसून देरी से आ रहा है, तो इस क कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हुई हैं, ठीक है? तो अपने आप में जलवायु परिवर्तन क्या है? जैसे देखा जा रहा है, जैसे अभी रसिया के कमचटका में देखा जा रहा है कि पिछले 150 सालों में सबसे ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, मतलब बर्फबारी हुई है। और हिमालय क्षेत्र में भी कई बार देखा गया, जैसे देखा गया कि जो गढ़वाल रीजन है उत्तराखंड का, वहाँ इस साल बर्फबारी ही नहीं हुई है। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि भाई इस प्रकार की घटनाएँ जो घट रही हैं, कि जो जलवायु की प्रवृत्ति रही है ऑन एन एवरेज जो उसका नेचर रहा है, उसमें चेंज आया है। और इस चेंज की वजह से क्या हुआ है कि कई जगहों पर बाढ़, फ्लड्स देखी जा रही हैं और एकदम क्या है सीवियर फ्लड्स देखी जा रही हैं। बहुत भयानक बाढ़ देखी जा रही हैं। फिर कहीं पर सूखा देखा जा रहा है, कहीं पे ड्रॉट देखा जा रहा है कि भाई जितना प्रेसिपिटेशन होता था, जितनी वर्षण होती थी, जितनी ह्यूमिडिटी यहाँ पे अवेलेबल रहती थी, उतनी नहीं हो रही है। सूखा है और जो साइक्लोन है हमारे, साइक्लोन का मतलब दोनों होते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात और टेम्परेट साइक्लोन, शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात। दोनों में देखा गया है कि इनकी जो इंटेंसिटी है, जो इनकी गहनता है या इनका इफेक्टिवनेस है, जो इनको क्या बोलते हैं, एक तरह से इनका विध्वंस करने की क्षमता है, वो पहले से ज़्यादा होती जा रही है। तो ये जो हमारे जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं या एक्सट्रीम फेनोमेना फेनोलो फेन फेनोलोमा फेनोमेना है, ठीक है? इनकी कंडीशन और ज़्यादा भयानक होती जा रही है, तो कहीं न कहीं हमको इससे बचने का उपाय भी सोचना चाहिए और वैश्विक स्तर पे हम लोग कर भी रहे हैं उपाय। हालाँकि बहुत ज़्यादा इसमें ऑब्स्टिकल हैं, नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कोऑपरेशन की बहुत कमी है। इंडिविजुअल लेवल पे उतनी अवेयरनेस नहीं है या अवेयरनेस है भी तो हम लोग टेकन फॉर ग्रांट लेते हैं इस चीज़ को, तो उतना ज़्यादा काम करते हैं नहीं, ठीक है? तो ये 2 प्रॉब्लम्स तो अपने आप में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। और इसका एक्चुअल में क्या है ना कि देखो हमारी जो अर्थ है, इस पे हमेशा चेंज होता रहा है। अर्थ कभी ठंडी होती रही जिसको आइस एज बोला जाता है और कभी ये नॉर्मली गर्म होती रही जिसको नॉर्मल एज बोला जा गया, ठीक है? क्लाइमेट चेंज भी हुए हैं, लेकिन इनके चेंज होने की रेट जो है ना वो बहुत स्लो गोइंग प्रोसेस है। बहुत धीरे-धीरे चेंज होता है और अर्थ इतना टाइम देती है कि स्पीशीज एडॉप्शन कर सकें। लेकिन हमने क्या किया है ना कि इसको बहुत ज़्यादा तेज कर दिया है। अर्थ में या नेचर में चेंजेस होते रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग पास्ट में भी हुआ है। जियोलॉजिकल पीरियड में देखेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग हुआ है। ठीक है? क्लाइमेट चेंज हुआ है। लेकिन हमने इसकी रेट को क्या कर दिया? बहुत बढ़ा दिया है। और इसका कॉन्सेक्वेंस ये हुआ है कि बाकी जो स्पीशीज हैं, उनको एडॉप्टेशन के लिए पर्याप्त टाइम नहीं मिल पाया है और कहीं न कहीं उनके अस्तित्व को खतरा उत्पन्न हुआ है। क्लियर है? तो ये 2 प्रॉब्लम्स थे। तीसरी प्रॉब्लम है डिफॉरेस्टेशन। अभी डिफॉरेस्टेशन क्या है कि हम लोग बड़े पैमाने पर जो वनस्पतियां हैं या पेड़-पौधे हैं इनको काट रहे हैं। काटने के 2 रीज़न होते हैं, ठीक है? डिफॉरेस्टेशन के 2 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न क्या होता है कि हमें डिफॉरेस्टेशन करने के पीछे पहला पर्पज़ है कि अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। भाई हमें लकड़ी चाहिए। लकड़ी क्यों चाहिए? तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी चाहिए ईंधन के रूप में या फर्नीचर के रूप में। शहरी क्षेत्रों में क्या है मुख्य रूप से फर्नीचर के रूप में चाहिए। भाई जितने फर्नीचर बनने हैं, घर के दरवाजे बनने हैं, दरवाजा ये सब चीज़ों के लिए लकड़ी चाहिए, ठीक है? गाँव में लकड़ी इसके लिए भी चाहिए और ईंधन के रूप में जलावन लकड़ी ज़्यादातर लोग कोयले पे खाना बनाते हैं या लकड़ी पे खाना बनाते हैं, तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 चीज़ हुआ है कि हमने जितना भी ग्रीन हाउस गैसों का इमिशन किया है, जिनको क्या बोलते हैं हरित गृह गैसें बोलते हैं, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, सीएफसी है, ठीक है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जल वाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है। ये जितनी तरह की गैसें हैं ना, इनका हमने उत्सर्जन करना बहुत ज़्यादा इनका उत्सर्जन किया। जैसे हम अगर फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, जीवाश्म ईंधन जलाते हैं, कोयला या पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जलाते हैं, तो इससे क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। देखो इस कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन हम कर रहे हैं, तो इसे अवशोषित कौन करेंगे? प्लांट्स करेंगे। जो हरे पौधे हैं वही इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे? अवशोषित कर लेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं कि एक तरफ जीवाश्म ईंधनों का दहन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है? फॉसिल फ्यूल बहुत जला रहे हैं, पेट्रोलियम का बहुत ज़्यादा दहन कर रहे हैं, कोयले का बहुत ज़्यादा दहन कर रहे हैं। अब इससे जो गैसें उत्सर्जित हो रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कौन कर रहा है? प्लांट करते हैं।
किस प्रोसेस में करते हैं? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में करते हैं। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, पौधे इसका अवशोषण कर लेते हैं। क्लियर है? इसका अवशोषण करके इसकी मात्रा को कंट्रोल करते हैं। लेकिन जब पौधे ही नहीं होंगे तो इनका अवशोषण कैसे होगा? तो हम लोग दो तरफा काम कर रहे हैं। एक तो डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे जंगलों की कटाई कर रहे हैं और ये जंगल या ये पौधे जो हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण कर सकते हैं, तो इनकी क्षमता कम हो जा रही है और हम कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन करते जा रहे हैं। अभी देखा गया है के अनुमान के अनुसार कि हम फॉसिल फ्यूल से जलाते हैं जब फॉसिल फ्यूल को, तो इससे जितना कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, अगर इसे 100% माना जाए कि जितना हम फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, इससे जितनी कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, तो इस उत्सर्जन का 60% का एब्जॉर्प्शन तो प्लांट कर लेते हैं। मतलब जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, उसके 60% का तो ये पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपयोग कर लेते हैं। बट जो 40% इनका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यही हमारे एटमॉस्फेयर में संचित होते जा रहे हैं या इनका एक्युमुलेशन होता जा रहा है और यही ग्रीन हाउस इफेक्ट को जनरेट कर रहे हैं या कहा जाए कि ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं और खास करके देखा जाए ना, तो जो डेवलपिंग कंट्री हैं, वहां पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी इंडिया में देखिए बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है कि जो छत्तीसगढ़ की हसदेव की पहाड़ियां हैं, वहां पे बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन किया गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था अरावली रीजन पे, अरावली हिल पे कि 100 मीटर की हाइट वाले ही अरावली माने जाएंगे, उससे कम हाइट वाले अरावली नहीं माने जाएंगे। तो बहुत ज्यादा इस पे डिबेट हुआ और अभी हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाई है, रिपोर्ट मांगा है केंद्र सरकार से, बट मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। ऑलरेडी 30% अरावली का तो वैसे भी माइनिंग किया जा चुका है और अरावली जो हिल है, इस पे जो फॉरेस्ट है ना, वो इंडिया का बहुत एंशिएंट फॉरेस्ट है। कुछ जो विशेषज्ञ वो बोलते हैं कि 1.5 करोड़ साल से यहाँ पे फॉरेस्ट एरिया है अरावली में। मतलब भारत का सबसे प्राचीन वन है यहाँ पर। पौधे तो मरते रहते हैं, पेड़ तो आते रहते हैं, सूखते रहते हैं, 200 100 साल 3 साल में मरते रहेंगे, लेकिन उस इकोसिस्टम में जो वन थे वो 1.5 करोड़ साल से हैं। तो इसका मतलब बहुत जबरदस्त इकोसिस्टम है और बहुत स्टेबल इकोसिस्टम है। उसको हम लोग डिस्टर्ब कर देंगे तो अरावली सिर्फ एक पहाड़ी नहीं है, अरावली पे रहने वाले वन क्षेत्र नहीं है, वो पूरे नॉर्थ इंडिया के पूरी ज्योग्राफी को अफेक्ट करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तो अरावली अगर कटेगा या अरावली के वन नष्ट होंगे, तो सिर्फ ये नहीं होगा कि इससे वन नष्ट हो गया, अरावली नष्ट हो गई। नॉर्थ इंडिया की पूरी किस्मत निर्धारित हो जाएगी इससे। ज्योग्राफिकल किस्मत जब निर्धारित होगी, भौगोलिक किस्मत जब निर्धारित होगी, तो बाकी किस्मतें तो उसी पे डिपेंड करती हैं, ज्योग्राफी पे ही। क्लियर है? चलिए, तो डिफॉरेस्टेशन, वनोन्मूलन बहुत बड़े पैमाने पे हम लोग कर रहे हैं। फिर है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वाले चैप्टर में हमने इसको बात की हुई, डिस्कस किया हुआ है कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन क्या होता है कि एक ऐसे अवांछनीय तत्व होते हैं, पॉल्यूटेंट जो होते हैं, प्रदूषक जो होते हैं। पॉल्यूटेंट क्या होते हैं? ऐसे अनवांटेड सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी चीज में मिल जाते हैं और उसकी क्वालिटी को बैडली इफेक्ट करते हैं या उसकी क्वालिटी को डिक्लाइन कर देते हैं, उसकी गुणवत्ता को दुष्प्रभावित कर देते हैं। तो ये जो पॉल्यूशन है, ये क्या कर रहा है कि एयर की क्वालिटी को बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर रहा है, वायु की गुणवत्ता को बहुत दुष्प्रभावित कर रहा है, वाटर की गुणवत्ता को, वाटर क्वालिटी को क्या कर रहा है? कॉन्टेमिनेटेड कर रहा है, इसको बहुत ज्यादा इसको प्रदूषित कर रहा है। फिर जो ध्वनि है, इसकी मात्रा को दुष्प्रभावित कर रहा है कि हम सुनने में बहुत ज्यादा हमको तकलीफ होती है, इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है, मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो रही है। फिर जो लैंड है, जो हमारी मृदा है, जो भूमि है, इसकी गुणवत्ता को दुष्प्रभावित कर रहा है और इसका रिजल्ट हो रहा है कि जो लैंड की या सॉइल की फर्टिलिटी है, ये लूज हो रही है या इसको कहा जाए कि समाप्त हो रही है। तो ये जो पॉल्यूशंस हैं, ये बहुत डेंजरस हैं। ये तो देखो, इन सभी सब्सटेंसेस, जितना एयर है, वाटर है या जो एयर हमारे पास है, ठीक है, या जो हमारे लैंड्स हैं, ठीक है, इनकी तो क्वालिटी को डिक्लाइन कर ही रहा है। हम सबका एग्जिस्टेंस तो इसी पे डिपेंड है। जब इसकी क्वालिटी डिक्लाइन करेगी तो हमारी क्वालिटी भी तो डिक्लाइन करेगी, हम भी तो इससे दुष्प्रभावित होंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो हैं, वो पूरी तरह से कहा जाए कि ये कलेक्टिवली फॉर्म में आकर हमें बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही हैं। और ये हमारे इन्वायरमेंट के जितने भी कम, ये सब क्या है? हमारे इन्वायरमेंट के कंपोनेंट्स हैं। कौन से कंपोनेंट हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं, अजैविक तत्व हैं ये, और इनकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। तो पूरा इन्वायरमेंट या इकोसिस्टम में हम इसी वजह से तो हैं कि हमारे जो अजैविक तत्व हैं, इनके साथ हम क्या करते हैं? एक्शन रिएक्शन करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है? तो ये जो है पॉल्यूशन, ये बहुत डेंजरस है और इस पॉल्यूशन को
मतलब करने वाले कौन है? हम ही लोग हैं। नेचर जो पॉल्यूशन करती है, नेचर भी पॉल्यूशन करती है, नेचर भी नेचुरल कॉजेज़ भी है पॉल्यूशन के, बट नेचर नेचर क्या करती है कि सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ जो है कि अपनी कंडीशन को खुद से सुधार लेना, उसकी वजह से इस पॉल्यूशन को काउंटर कर लेती है। बट हम लोग इसको इतना ज़्यादा तरीके से कर रहे हैं या इतनी बड़ी मात्रा में कर रहे हैं कि नेचर अब उसको उस लेवल पर काउंटर नहीं कर पा रही है। तो ये पॉल्यूशन क्या हो रहे हैं, बहुत डिजास्टर्स हो रहे हैं। फिर आता है बायोडायवर्सिटी लॉसेस। अब देखो, हमारी जो पूरी बायोडायवर्सिटी है, इसमें एक चेन चलता है। चेन कैसे चलता है कि जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ठीक है? हरे पादप जिसको बोलते हैं, या इसको कहा जाएगा कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पादप हैं, ये क्या करते हैं कि ज़ाहिर-सी बात है कि ये पादप जो होते हैं, ये सन से आने वाली जो रेडिएशन एनर्जी है, इसको लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं और इस रेडिएशन एनर्जी को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। इस विकिरण ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं और ये ऊर्जा इन जो प्लांट्स हैं इनके सेल में या इनकी पूरे बॉडी में लीव्स से लेकर स्टेम तक, पत्तियों से लेकर टहनियों से लेकर पूरे इनके तना में संचित रहता है। कुछ इस ऊर्जा का उपभोग ये अपने वर्धन के लिए करते हैं। बाकी ऊर्जा क्या होती है कि इन पे डिपेंड रहने वाले जो हर्बीवोरस हैं, जो शाकाहारी जीव हैं, वो क्या करते हैं, इनको खाते हैं। अब यहाँ पर देखो कि एक शाकाहारी जीव है, ये क्या कर रहा है कि ये इसको खा रहा है, क्लियर है? अब इसको जब खा रहा है, तो इसमें जो प्लांट में एनर्जी है, इसकी कुछ क्वांटिटी इसमें चली गई, क्लियर है? इसमें चली गई। फिर इसको खाने वाला कोई दूसरा एलिमेंट है, जैसे मान लो मेढक खाया, तो इसमें रहने वाली एनर्जी कहाँ चली गई? मेढक में चली गई। अब जाहिर-सी बात है कि इस मेढक में एनर्जी इस टिड्डे से गई है, ग्रासहॉपर से गई है, फिर इस मेढक को खाने वाला कोई अदर है, मान लो स्नेक है, तो इस स्नेक में जो भी मेढक में एनर्जी थी, ये कहाँ चली गई? स्नेक में चली गई, इसमें से कुछ मात्रा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं कि यहाँ से जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है, जो प्राथमिक उत्पादक है, इसका भक्षण करने से, इसको कंज्यूम करने से, इसमें से कुछ एनर्जी कहाँ चली गई? प्राइमरी कंज्यूमर में चली गई। प्राइमरी प्रोड्यूसर से एनर्जी कहाँ चली गई? प्राइमरी कंज्यूमर में। यहाँ प्लांट क्या है? प्राइमरी प्रोड्यूसर है और जो हर्बीवोरस है, शाकाहारी हैं, ये क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राथमिक उपभोक्ता हैं। फिर इस ग्रासहॉपर को जब मेढक ने खाया तो एनर्जी कहाँ चली गई? मेढक में चली गई। तो मेढक क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर है, द्वितीयक उपभोक्ता है। फिर मेढक को सांप ने खाया तो एनर्जी मेढक की कहाँ चली गई? सांप में चली गई। 10% ही एनर्जी जाती है, ठीक है? 10% ही एनर्जी जाती है, बाकी 90% जो एनर्जी है वो डिसिपेट हो जाती है, उसका विकिरण हो जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फूड चेन बोलते हैं, फूड चेन। और यही जब बहुत कॉम्प्लेक्स रूप में होती है, बहुत जटिल रूप में होती है, तो इसी को फूड वेब बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं। अब देखो, अगर इसमें से कोई भी जीव कम होगा या कोई भी जीव समाप्त होगा, तो ये पूरी फूड चेन या जो खाद्य श्रृंखला है या खाद्य आहार है, फूड वेब है, वो क्या होगी? वो प्रभावित होगी, दुष्प्रभावित होगी। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि हमारे जीवन जीने का जो आधार है, वो क्या है? फूड चेन या फूड वेब है। जब यही वीक होगा, तो हमारे लिए जो फूड रिसोर्सेज हैं, उनके ऑप्शंस हैं, वो कम होंगे। तो हमारे सर्वाइवल जो चांसेस हैं, वो क्या होंगे? कम होंगे। तो कहीं न कहीं जो खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल है, ये किस पे डिपेंड करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज। हमारे इकोसिस्टम में या एनवायरनमेंट में जो विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं, ये एक्चुअली हैं क्या? ये सभी खाद्य श्रृंखला या खाद्य जाल का पार्ट हैं। जब ये कमजोर होंगी या इनमें जीव विलुप्त होंगे, तो ये पूरी जो हमारी बायोडायवर्सिटी है वो लॉस होगी, ये कम होगी और कम होगी तो जो पूरा हमारा खाद्य श्रृंखला जिसको ट्रॉफिक लेवल बोला जाता है, पोषण स्तर बोला जाता है, ये कमजोर होगा और इससे सर्वाइवल जो चैलेंजेस हैं प्रजातियों के समक्ष वो बहुत जटिल रूप में आएंगे। तो कहीं ना कहीं इससे हम क्या कर रहे हैं कि जो बायोडायवर्सिटी है उसको बहुत ज्यादा हम लोग लॉस कर रहे हैं, क्लियर है? फिर है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, हम लोगों ने किया। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? देखो, इस पूरे अर्थ पे जितनी भी स्पीसीज है ना, चाहे वो पादप हो, प्लांट्स हो या ह्यूमंस हो या बाकी अदर ऑर्गेनिजम्स हो, बहुत जीव जंतु जो हैं, सभी जीवों का एक ही उद्देश्य है और वो उद्देश्य क्या है कि अपने वंश को वृद्धि करना या अपने जीन को ट्रांसफर करना। इसको बोलते हैं फीडिंग एंड ब्रीडिंग। आहार ग्रहण करना और बच्चे पैदा करना। पूरे अर्थ पे सिर्फ दो ही काम चलता है स्पीसीज में कि वो क्या करता है? आहार ग्रहण करता है और आहार ग्रहण करता है और इससे फिर क्या करता है? ब्रीडिंग करता है, अपने जीन का ट्रांसफर करता है, अपनी आनुवांशिक वृद्धि करता है या कहा जाए कि अपने वंश की वृद्धि करता है। तो यही दो काम होते हैं। इन दोनों काम के लिए क्या चाहिए उसको? हैबिटेट चाहिए, आवास चाहिए।
आवास एक ऐसी जगह होती है, हम लोग ने हैबिटेट की डेफिनेशन में देखा हुआ है कि हैबिटेट एक ऐसा क्या होता है, एक होता है फेवरेबल प्लेस होता है जहां पे स्पीसीज क्या करते हैं, रहते हैं और आहार ग्रहण करते हैं। तो ये हैबिटेट होता है, यहाँ पर जीव जंतु जब रहते हैं, कोई भी क्या होता है कि हैबिटेट का मतलब है किसी स्पीसीज के लिए क्या है, फेवरेबल कंडीशन है जहां पर वो रहता है। तो जाहिर सी बात है कि जब आवास, जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर के पास एक पेड़ है, मान लेते हैं कि एक पेड़ है। अब इस पेड़ पे रहने वाले जितने भी बर्ड्स हैं, जितने भी पक्षी हैं, इस पे क्या करते हैं, घोंसला बना के रहते हैं और इसी के आसपास क्या करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। यहीं के आसपास क्या करते हैं, आहार ग्रहण करते हैं। जब इस पेड़ को हम काट देंगे तो इस पे रहने वाले जितने भी स्पीसीज हैं, चाहे बर्ड्स हैं, चाहे इंसेक्ट्स हैं या पैरासाइट्स हैं, इनका आवास क्या हो गया, नष्ट हो गया। अब आवास नष्ट हो गया तो इनका फीडिंग ग्राउंड जो है, जहां पे खाना खाते थे, आहार ग्रहण करते थे, वो नष्ट हो गया। और ब्रीडिंग ग्राउंड भी क्या हो गया इनका, खत्म हो गया। जहां पे ये बच्चे पैदा करते थे, घोंसला बनाते थे, नेस्टिंग करते थे, या जहां पे बिल बनाते थे इसके तना में या सुराख करके रहते थे, वो भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो नहीं आएगी। तो इनकी जो जनसंख्या है या इनकी जो पॉपुलेशन है या इनका कहा जाए कि आगामी पीढ़ियां हैं, वो नहीं आ पाएंगी। तो पूरे भारत में और विश्व में देखा गया है कि जो जीव जंतुओं के सामने सबसे बड़ी समस्या है या उनके विलोपन की जो सबसे बड़ी समस्या है, ये सब कारण तो है ही, उसमें सबसे मस्ट कारण जो है वो हैबिटेट डिस्ट्रक्शन है, आवास का विनाश है। क्योंकि आवास नहीं होगा तो आहार नहीं होगा, और आहार नहीं होगा तो बच्चे पैदा नहीं करेंगे या ब्रीडिंग नहीं करेंगे, तो इससे उनकी नेक्स्ट जनरेशन नहीं आ पाएगी, तो इनकी पॉपुलेशन में डिक्लाइन आएगा, कमी आएगी। ठीक है, तो ये भी है। फिर है रिसोर्स डिप्लीशन। रिसोर्स डिप्लीशन का मतलब है कि अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे अर्थ पे जो रिसोर्सेज हैं वो प्राइमरली दो तरह के हैं। रिसोर्सेज हमारे अर्थ पे कितने हैं, दो तरह के हैं। पहला रिसोर्स हमारा जो है ये होता है, रिसोर्स जो होता है रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब है कि जिसको हम लोग यूज करेंगे तो समाप्त नहीं होगा। नव्यकरणीय संसाधन, मतलब जिनका उपयोग किया जाएगा तो ये समाप्त नहीं होंगे, इनकी पूर्ति जो है, सप्लाई जो है, वो कॉन्टिन्यूअस होती रहती है। इसमें क्या है कि जैसे अगर एनर्जी रिसोर्स देखा जाए तो इसमें सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, जियोथर्मल एनर्जी है, या बायोगैस है, बायोमास है, ठीक है, टाइडल एनर्जी है, ठीक है, इस तरह की एनर्जी इसमें आती है। दूसरा, अगर सब्सटेंसेस देखा जाए, पदार्थ देखा जाए इस तरह से, तो भाई एयर भी तो एक क्या है, रिसोर्स है। फ्रेश वाटर भी क्या है, एक रिसोर्स है, ठीक है, या फॉरेस्ट भी क्या है, एक रिसोर्स है। तो ये सब क्या है कि इनकी कंटिन्यू सप्लाई बनी रहती है हमारे अर्थ पे, करोड़ों साल से, अरबों साल से, और अभी भी बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखना है कि अब जो माना जा रहा है कि जो एयर है, जो वाटर है और जो फॉरेस्ट है, ये रिन्यूएबल रिसोर्स तो हैं बेसिकली, लेकिन हम लोगों के काम से या हम लोगों ने इतना ज्यादा इनकी क्वालिटी को डिक्लाइन कर दिया है या पॉल्यूटेड कर दिया है कि अब इनकी गुणवत्ता दुष्प्रभावित हो गई है। तो ये बेसिकली ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो हैं, ये क्या है कि ये नव्यकरणीय संसाधन तो हैं, लेकिन इनकी गुणवत्ता अब इस हद तक दुष्प्रभावित हो चुकी है कि अब कुछ साइंटिस्ट इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के रूप में रिकॉग्नाइज करते हैं। तो दूसरी तरफ आता है नॉन रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, अनव्यकरणीय संसाधन। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं कि ऐसे रिसोर्स जिनकी जिनकी क्वांटिटी या जिनका डिपोजिशन या जिनकी सप्लाई लिमिटेड है, और नियर फ्यूचर में ये कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे इसमें फॉसिल फ्यूल जो होते हैं, जीवाश्म ईंधन है, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, भाई इनकी बनने में करोड़ों साल लगे हैं, लेकिन हार्डली 200 ईयर्स में हमने इनकी पूरी क्वांटिटी को क्या कर दिया है, खा लिया है या उपयोग कर लिया है। क्लियर है, खा लेने का मतलब यहाँ पे उपभोग कर लेना या यूज कर लिया हम लोगों ने। क्लियर है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हम लोग आयरन ओर है, लौ अयस्क है, कॉपर है, ऑक्साइड, जितने तरह के हैं ये मिनरल्स हैं, इनका भी तो हम क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूअस यूज कर रहे हैं। तो इनकी अनलिमिटेड सप्लाई थोड़े है, ये क्या है, लिमिटेड सप्लाई है, आज नहीं तो कल खत्म ही होना है इनको। तो ये जो है हमारे रिसोर्सेज हैं, ये क्या हो रहे हैं, कंप्लीटली खत्म हो रहे हैं या नियर फ्यूचर में खत्म हो जाएंगे। तो नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आने वाली पीढ़ी है वो क्या करेगी, इनसे वंचित रह जाएगी, डिप्राइव रह जाएगी, तो उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्लियर है, तो ये हम लोगों ने बहुत बड़े पैमाने पे किया है कि जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइजेशन बहुत किया है।
उसमें खास करके क्या है कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं, जो अनव्यकरणीय संसाधन हैं, इनका हमने उपयोग नहीं बल्कि दुरुपयोग बहुत तगड़े से किया है। और जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है ना, नव्यकरणीय रिसोर्सेज है ना, उनकी गुणवत्ता को हमने बहुत दुष्प्रभावित किया। क्वांटिटी तो उनकी बनी हुई है, लेकिन उस क्वांटिटी का मतलब नहीं है जब तक कि उसकी गुणवत्ता या उसकी क्वालिटी मेंटेन ना हो, तो क्वालिटी नहीं रहेगी तो क्वांटिटी मैटर नहीं करती है, चाहे कितना भी। जैसे आपको मान लो, आपको प्यास लगी है और बाल्टी भर आपको गंदा पानी दे दिया जाए, तो वो मैटर करेगा कि 1 गिलास साफ पानी मैटर करेगा। आप क्या पीना पसंद करेंगे? 1 बाल्टी गंदा पानी है, वो क्या क्या है? यूज़लेस है। 1 गिलास साफ पानी वही क्या है आपके लिए? यूज़फुल है। तो यहाँ पे क्वांटिटी मैटर नहीं कर रही है, यहाँ पे क्वालिटी मैटर कर रही है। भाई ठीक है, हमारे चारों तरफ हवा है, लेकिन ये हवा ही प्रदूषित है। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है कि हम सांस तो ले रहे हैं, हवा तो कम नहीं है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या है? बहुत बुरी है कि हमारे हेल्थ को क्या कर रही है? अफ़ेक्ट कर रही है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, इसका मतलब यही हो गया। फिर है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल इकोसिस्टम। देखो हमारा जो एग्जिस्टेंस है ना, हमारा अस्तित्व है, तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि इस इकोसिस्टम में जो पूरी फूड चेन है ना, इसी को क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम इज ए फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर नेचर। हमारे पर्यावरण या हमारे प्रकृति का क्या है? एक कार्यशील इकाई है। कौन? इकोसिस्टम। जिसमें जीव और अजीव, बायोटिक एंड एबायोटिक क्या करते हैं? इंटरेक्शन विथ ईच अदर एंड विथ देयर एनवायरमेंट। जो हमारे पर्यावरण के जो तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, जैविक अजैविक, ये आपस में क्रिया करते हैं और अपने पर्यावरण से भी क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, ठीक है। और इस पूरे प्रोसेस में हमारा इकोसिस्टम चलता है, इसको बोलते हैं नेचुरल इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वाले चैप्टर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया है, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा उसको। तो हम क्या कर रहे हैं ना कि इस इकोसिस्टम को कई तरीके से दुष्प्रभावित कर रहे हैं। कई तरीके से दुष्प्रभावित करने का मतलब क्या है? एक तो भैया हम बहुत ज्यादा पॉल्यूशन कर दे रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर दे रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर दे रहे हैं, बायोडायवर्सिटी लॉस हो जा रहा है, हैबिटेट लॉस हो रहा है, रिसोर्स का बहुत ज्यादा उपयोग कर ले रहे हैं। अब उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो नेचुरल इकोसिस्टम है, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है, वो दुष्प्रभावित हो रहा है। क्लियर है? तो ये एक इसका रीजन है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। मतलब हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, क्लाइमेट चेंज कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट क्या हो रहा है? तो इसका रिजल्ट हो रहा है कि जो हमारी स्पीशीज है, बायोडायवर्सिटी है, वो क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं कि जो विलुप्त हो चुकी हैं। एक अनुमान के अनुसार माना जाता है कि पृथ्वी पर लगभग 15 से 20 मिलियन स्पीशीज है, मतलब 1.5 से 2 करोड़ के आसपास। सॉरी, यहाँ पर देखा जाएगा तो हमारी पृथ्वी पर जो स्पीशीज हैं वो ऑलरेडी 8 टू 10 मिलियन, मतलब 80 से 80 लाख से लेकर 1 करोड़ के आसपास स्पीशीज हैं हमारी पृथ्वी पर। इसका हार्डली अभी तक हमने जो डिस्कवर किया है, जाना है, वो 15 टू 20% के आसपास ही हम लोग स्पीशीज के बारे में जान पाए हैं। इसका मतलब है 15 से 20 लाख स्पीशीज के बारे में हम जान पाए हैं। बाकी स्पीशीज जो 1 करोड़ के आसपास मानी जाती हैं, मतलब 80% ऑफ द टोटल स्पीशीज हम लोग जानते ही नहीं उनके बारे में। और बहुत सी ऐसी स्पीशीज होंगी, लाखों ऐसी स्पीशीज होंगी कि जो हमारे साथ एग्जिस्ट करती थी और हमारे सामने विलुप्त हो गई और हमें पता भी नहीं चला होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि देखो इस अर्थ पे स्पीशीज जो आती है ना, वो कंटिन्यूअस अर्थ जो है ना, अपने आप को क्या करती है? रीशफल करती है। जैसे हम लोग क्या करते हैं? कपड़ा कंटिन्यूअस चेंज करते हैं ना, ठीक है? वैसे ही अर्थ क्या होती है ना कि हम लोग सारे जितने भी स्पीशीज इस अर्थ पे हैं, वो अर्थ के ऊपर एक पैरासाइट की तरह से हैं, ठीक है? या कहा जाए कि कपड़े की तरह से हैं, जिसको नेचर कंटीन्यूअस लाती है नए कपड़े और पुराने कपड़े को हटा देती है। लेकिन ये रेट हमने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है, ठीक है? तो बहुत सी स्पीशीज ऐसी हैं कि हमने जाना भी नहीं होगा और हमारे सामने विलुप्त हो गई होंगी, ठीक है? फिर क्या है? डिज़ीज़। देखो, डिज़ीज़ जो होती है ना, वो नेचुरल कॉज़ से भी आती है और मैन मेड कॉजेज़ भी इसके पीछे होते हैं, या एंथ्रोपोजेनिक से भी ये डिज़ीज़ आती हैं, बीमारियाँ, महामारियाँ आती हैं। अभी कोविड-19 पैंडेमिक था, इसके बारे में तो यही कहा जा रहा है कि ये क्या है? मैन मेड डिज़ीज़ थी या वायरस था, पता नहीं क्या था या नहीं था, लेकिन डिज़ीज़ का रीज़न भी मनुष्य है, बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ीज़ को अगर पैदा नहीं करता है वायरस को, तो स्प्रेड तो करता ही करता है। तो ये सभी चीजें जो है ना, ये क्या है? हमारे इन्वायरमेंट को या हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को अफेक्ट कर रही हैं। और इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है? हम ही हैं, ह्यूमंस हैं, या हमारी एक्टिविटीज हैं। क्लियर है? तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा इकोसिस्टम है, ये जो हमारा इन्वायरमेंट है, इसको अफेक्ट करने वाले सबसे बड़े हम ही लोग हैं। और हमारी वजह से ये जो हमारा इकोसिस्टम है या इन्वायरमेंट है, या जिसको बोल दें आप, हमारा
आसपास का जो वातावरण है ये दुष्प्रभावित हो रहा है, तो कहीं न कहीं इसको बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम ही लोग पे है। आई होप आप इस सेशन को एन्जॉय किया होगा, आपने इस सेशन को समझा होगा और मैंने जो पढ़ाया है सिर्फ़ यहीं तक लिमिटेड नहीं है, आप इसको और भी सोच सकते हैं बियॉन्ड दिस कांसेप्ट कि इससे जितना जो मैंने बताया है, जो फैक्ट्स मैंने बताया है, इससे आगे भी आप सोचते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसको रैशनल है वो पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन कीजिएगा, अपना नोट्स बनाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक